Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about liberalization in brief. Now we are going to continue from the very same topic. What do you mean by liberalization? As the word suggests, liberal means और लिबर मीन्स फ्री, स्वतंत्र. तो यहाँ लिबरलाइजेशन मतलब जहाँ स्वतंत्रता हो, आजादी हो. लिबरलाइजेशन किसका? अब हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कि हमारे यहाँ निवेश और व्यापार. तो लिबरलाइजेशन का मतलब कि हम व्यापार और निवेश के अंदर छूट देते हैं, फ्री कर दें इसको. लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड है. अब इसमें आपने एक एग्जांपल पहले चाइनीज टॉयज का पढ़ा था. उसमें हमारे इतने सारे चाइनीज टॉयज आए, सस्ते भी हो गए, बहुत सारे मार्केट के अंदर बिकते भी वही हैं. अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहती तो क्या वो ऐसा हो सकता था? तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती थी? इट कैन इंक्रीज द टैक्सेस ऑन दैट फॉरेन ट्रेड. जो सब वस्तुएं इस पर टैक्स बढ़ा देती, दे विल बिकम एक्सपेंसिव एंड नो वन इज गोइंग टू परचेज. वो महंगे हो जाते, कोई खरीदता नहीं, वो नहीं आते इतने. तो ये टू इंक्रीज द टैक्सेस ऑन ट्रेड और इन डिफरेंट गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड बैरियर्स. ये इस प्रकार जो टैक्स लगाए जाते हैं कहलाता है ट्रेड बैरियर. जो व्यापार के ऊपर टैक्स बढ़ा देते हैं क्या कहलाते हैं? टैक्सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ डिफरेंट गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड बैरियर्स. गवर्नमेंट इनका इस्तेमाल करती भी है जब इन चीजों को रोकना हो. In the beginning, when India got independence, India used trade and investment barriers to protect our producers. जब हम आजाद हुए तो हमने इनका इस्तेमाल बहुत किया क्योंकि हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर थे, they were not able to compete with the world market. वर्ल्ड मार्केट से compete नहीं कर सकते थे, तो हमने इनका इस्तेमाल किया अपने प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए. बट 1991 में और 1990s लिखा हुआ होगा आपकी बुक में, उसमें जब मनमोहन सिंह was the finance minister of India and पीवी नरसिम्हा राव was the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. जब हमारे यहाँ माननीय श्री नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री थे, उन्होंने डिसीजन लिया नाउ इट्स टाइम टू compete with the वर्ल्ड मार्केट. अब समय आ गया कि वर्ल्ड मार्केट से compete करें. वी आर सपोज टू फाइंड न्यू टेक्नोलॉजी एज वेल एज द एडवांसमेंट इन प्रोडक्शन. कि हमारा नई तकनीक भी सीखेंगे प्रोडक्शन में, हमें नई तकनीक के साथ साथ कि किस प्रकार प्रोडक्शन को बढ़ाया तकनीक सीखे हम. इस समय आ गया कि हम compete करें वर्ल्ड मार्केट के साथ. अब हमारे प्रोड्यूसर है इतने सक्षम हो भी गए हैं, तो द लिबरलाइजेशन वाज डन. हमारे लिबरलाइजेशन कर दिया गया. हमने टू रिमूव द रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, हमारे रिस्ट्रिक्शन हटा ली गई, उसको बोला गया लिबरलाइजेशन. ये तो था हमारा लिबरलाइजेशन. अब उसके बाद देखा कि लिबरलाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना की गई 1 जनवरी 1995 को. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड. WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है. लगभग 2016 तक इसके 165 मेंबर हैं. अब ये है क्या? इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क फॉर द लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड. की पूरे संसार के अंदर लिबरलाइजेशन को बढ़ावा कैसे दिया जाए उसके लिए रूल्स बनाता है एंड ऑब्जर्व दैट दीज रूल्स आर फॉलोड. और ये भी ध्यान रखता है नियमों का पालन हो. उसके लिए संगठन की स्थापना की गई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की. अब उसके बाद है कि हमारे यहाँ चलो हमने कर दिया सारा कि लिबरलाइजेशन भी हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो पूरे वर्ल्ड में कुछ नियम बनाए लिबरलाइजेशन के लिए, वो भी प्रयास कर दिया गया. अब उस ग्लोबलाइजेशन का असर हमारी इकोनॉमी पर क्या हुआ? हम भारत में ग्लोबलाइजेशन का क्या कुछ असर हुआ? अब इसको देखें तो इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी. तो इंपैक्ट क्या पड़ा ग्लोबलाइजेशन का भारत के ऊपर? इसमें इंपैक्ट ये पड़ा कि कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव, कुछ सकारात्मक भी था, कुछ नकारात्मक भी था, कुछ अच्छे प्रभाव भी थे, कुछ खराब भी थे. अब अगर हम इसकी शुरुआत करें पॉजिटिव से, तो सबसे बड़ा बेनिफिट किसको मिला? द वेल ऑफ सेक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स इन अर्बन सेंटर्स. तो ज्यादातर हमारे शहरों में रहने वाले जिनके पास पैसा था उन लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ. कैसे? चॉइसेस इंक्रीज. जैसे जैसे हमारे फॉरेन गुड्स आई, विदेशी वस्तुएं आई, हमारे पास चॉइसेस बढ़ गई. पहले हमारे पास जैसे लेसन की शुरुआत हमने कहां से की थी? इन द बिगिनिंग देयर वर वेरी फ्यू ब्रांड्स ऑफ कार. हमारे पास बहुत कम ब्रांड होते थे, जैसे फिएट और एम्बेसडर. आजकल कितनी सारी कंपनियों की गाड़ियां हैं हमारे सामने, चॉइस बढ़ गई. उसके साथ साथ और बहुत सारे जैसे फोन की देख रहे हैं हम, कितने सारे एंड्रॉइड फोन्स आ रहे हैं, हर क्वालिटी के, हर कंपनी के, किस प्रकार के, तो हमारे पास तो इसी बढ़ती चलेगी. दूसरा, जैसे जैसे हमारे पास कंपटीशन बढ़ा विदेशी कंपनियों का हमारी कंपनियों के बीच, क्वालिटी इंप्रूव्ड, क्वालिटी अच्छी होती चलेगी. तीसरा, ड्यू टू कंपटीशन द प्राइस इज लोअर डाउन. कंपटीशन बढ़ा तो अपने मार्केट को और एक्सपेंड करने के लिए, अपना सामान ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कीमतें कम की गई. तो इनके पास चॉइसेस बढ़ गई, कीमतें कम हो गई, क्वालिटी अच्छी हो गई, देयर लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज. इनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया.
तो जो वैल्यू ऑफ सेक्शन था उसको बेनिफिट हुआ कंज्यूमर और कस्टमर्स को। दूसरा बेनिफिट किसको हुआ, सम ऑफ आवर कंपनीज benefited from the globalization by increasing their production in different countries or different part of the world and they become MNCs। हमारी कुछ कंपनियां ऐसी जिन्होंने वर्ल्ड मार्केट में कम्पीट भी किया, नई टेक्नोलॉजी भी सीखी है, नई टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट भी किया और अपने आप को इस लेवल पर डेवलप कर दिया कि MNCs बन गई। उसे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं आपकी बुक में, जैसे रेनबैक्सी है मेडिसिन के लिए, एशियन पेंट्स है पेंट्स के लिए, सुंदरम फास्टनर्स है नट एंड बोल्ट्स के लिए, उसके टाटा मोटर्स है ऑटोमोबाइल्स के लिए। तो हमारे यहाँ आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे पास इन्फोसिस, तो ये कुछ बड़ी कंपनियां जिन्होंने वर्ल्ड मार्केट में कम्पीट किया और MNCs बन गई। उसके साथ साथ कुछ स्मॉल प्रोड्यूसर थे विच सप्लाइड देयर गुड्स टू द MNCs और रॉ मटेरियल टू द MNCs, उनको भी थोड़ा बेनिफिट हुआ। तो ये हमारे पास वो सेक्शन था जिसको बेनिफिट हुआ। अब दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं, ये तो एक था। अब सिक्के के दो पहलू, यानी एक तरफ ये तो पॉजिटिव था, नेगेटिव कहां हुआ, नेगेटिव सबसे ज्यादा कहां हुआ, वेयर द स्मॉल प्रोड्यूसर एंड द वर्कर्स आर हिट हार्ड। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वर्कर्स को और स्मॉल प्रोड्यूसर्स को। स्मॉल प्रोड्यूसर्स में एग्जांपल देखा आपकी बुक में रवि का, हु इज गोइंग टू मेक कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स बनाता है जो कि विच कैन प्रोवाइड द असिस्टेंस इन पावर सेक्टर। अगर आपको कहीं इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, उन्हें पावर सप्लाई की जरूरत है, कम पड़ती है, उसके लिए कैपेसिटर बनाए जाते हैं, उसको बढ़ाया जा सके। अब जब वो शुरुआत में बनाता था, उसने जब शुरुआत की तो उसको बेनिफिट भी हुआ, उसके वर्कर की संख्या भी 20 हो गई। लेकिन जैसे जैसे हमारी सरकार ने इंपोर्ट की छूट दे दी कैपिटल्स की, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसका बिजनेस लोअर डाउन, MNCs की जो प्रोडक्ट थे सस्ते भी थे, अच्छे भी थे क्वालिटी में, तो उसको नुकसान हुआ। कुछ एक दोस्तों ने उसे काम छोड़ दिया और उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसके 20 से 7 वर्कर ही रह गए, प्रोडक्शन कम होता चला गया। यानी स्मॉल प्रोड्यूसर को उसका नुकसान हुआ, दे वर नॉट एबल टू कम्पीट विद MNCs। दूसरा नुकसान किसको हुआ, दूसरा नुकसान हुआ हमारे वर्कर्स को। वर्कर्स को क्या नुकसान हुआ, एज द MNCs ट्राई टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट, हर MNC चाहते उसका प्रॉफिट बढ़े। प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, दे कांट कट ऑफ द रॉ मटेरियल। अगर उसको जो चीज बनी उसका रॉ मटेरियल कम नहीं कर सकती। अगर एक शर्ट 2 मीटर कपड़े में बने, 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 1.5 मीटर में नहीं बना सकते हम। उसी प्रकार का सामान रॉ मटेरियल में नहीं हो सकता। मशीनें है वो चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी है वो लगेगी। एक रास्ता बचता है, क्यों ना लेबर को पैसा कम दिया जाए, लेबर कॉस्ट को कम किया जा सकता है। तो या लेबर की संख्या कम कर दे, जो बचे उनसे ज्यादा काम कराएं, या फिर उनकी वेजेस कम कर दे, उनको पैसा कम दे। तो इस प्रकार लेबर कॉस्ट कम कर जाए। तो इसमें क्या किया गया कि वर्कर्स को एक टेम्पररी रखा जाने लगा, परमानेंट बेस को टेम्पररी रखा जाने लगा। जैसे टेम्पररी रखा जाने लगा, उनके बहुत सारे बेनिफिट जो पीएफ के थे, ग्रेच्युटी के थे, जो अदर अलाउंस, मेडिकल अलाउंस वगैरह थे, सारे खत्म होते चले गए। तो वर्कर्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब इसमें यहाँ पे वर्ड आया आपके पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसमें क्या है कि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल एज इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड सम स्पेस फॉर फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट देयर, कि हमारे यहाँ कुछ अलग से जगह निश्चित कर दी गई, विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्धारित कर दिए गए कि जहां फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट किया जाता है कि वो आके अपना प्रोडक्ट यहाँ बनाए, प्रोजेक्ट लगाए, यहाँ यूनिट लगाए अपनी। उसके अंदर ये सेज है क्या, इसमें कुछ छूट दी जाती है। इवन इन लेबर लॉज, लेबर लॉज आर मेड फ्लेक्सिबल। सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारे स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं लेबर लॉज फ्लेक्सिबल है, आप उसके अनुसार काम कर सकते हैं कि वेजेस आपको 300 फिक्स नहीं, आप 200 दे दें। तो उस प्रकार लेबर लॉज को फ्लेक्सिबल कर दिया जाता है। देन अदर फैसिलिटीज लाइक रोड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन फैसिलिटीज, रिक्रिएशन फैसिलिटीज, इवन रिजम्पशन इन टैक्सेस फॉर 4 to 5 years, यहाँ तक कि टैक्स में भी छूट जाती है 4 से 5 साल तक, कि आप यहाँ आए, आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएंगे, अच्छे रोड, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज होंगी, एजुकेशन की फैसिलिटीज होंगी, मनोरंजन की फैसिलिटीज होंगी, अच्छे पार्क वगैरह बना के दिए जाएंगे, यहाँ तक कि आपके प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो इसके लिए विशेष क्षेत्र निर्धारित कर दिए गए कुछ राज्यों के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जहां बाकी देशों से इंडस्ट्रीज आके लग सकती थी, उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे। अब ये था हमारे पास कि इम्पैक्ट देखा हमने, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों था। तो ये फेयर कैसे हो सकता है, ग्लोबलाइजेशन, हाउ कैन वी मेक द ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर। अब ग्लोबलाइजेशन है जो हमारे पास वैश्विक का सबको बराबर बेनिफिट मिले, देखा इसमें कुछ को बेनिफिट हो रहा है, कुछ को नुकसान भी हो रहा है। तो हम इसको फेयर कैसे कर सकते हैं कि सबको बराबर का मौका मिले, इस बेनिफिट सबको मिले ग्लोबलाइजेशन का। तो इसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं, उसमें अगर हम प्रयास की बात करें तो क्या कुछ किए जा सकते हैं फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए। सबसे पहले तो गवर्नमेंट इनिशिएट करे, गवर्नमेंट कैन टू सम स्टेप्स, गवर्नमेंट कुछ कदम उठा सकते हैं, टेक सम स्टेप्स टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर। फर्स्ट, द लेबर लॉज शुड बी इंप्लीमेंट स्ट्रिक्टली, कि लेबर लॉज को फ्लेक्सिबल नहीं बनाया जाए, अच्छे से इंप्लीमेंट हो। दूसरा,
गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स टू प्रोटेक्ट देयर स्मॉल प्रोड्यूसर। स्मॉल प्रोड्यूसर को बचाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करें? ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल करें, इन्वेस्टमेंट बैरियर्स का इस्तेमाल करें। तीसरा कदम क्या कुछ उठाया जा सकता है? वी कैन नेगोशिएट इन द WTO फॉर फेयर रूल्स। कि WTO सबके लिए ढंग के नियम, बराबर के नियम बनाए जो सब पर बराबर लागू होते हैं, उसके लिए डेवलपिंग कंट्रीज या इंडिया क्या है वहां बात करें। इफ WTO इज नॉट गोइंग टू हियर वन कंट्री, अगर किसी एक देश की बात नहीं सुनता WTO, देन कम विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज, बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मिलके देन वी कैन प्रेशराइज द WTO फॉर फेयर रूल्स, तब उसके ऊपर प्रेशर डालें। और अल्टीमेटली पीपल कैन मेक ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस कैन मेड, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन मेड फॉर फेयर रूल्स और टू फोर्स the WTO for make fairer rules for all the countries, not in the favor of developed countries only। तो अगला कदम उठाया सकता है, लोग उसके लिए जगह जगह पर स्ट्राइक करें, कैंपेन चलाएं, ताकि WTO को फोर्स किया जा सके सबके लिए बराबर नियम बनाने के लिए। तो इस प्रकार सबको पूरा बेनिफिट मिल सकता है ग्लोबलाइजेशन का। ये हमारा लेसन था लास्ट इकोनॉमिक्स का। हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट। इफ यू आर इन डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड नाइस डे।